हेलो बच्चों, स्वागत है इस वीडियो में हम देखेंगे वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022-23 यानी आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर जो कि कक्षा 8वीं का है, हिंदी विषय का है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं का जो पेपर है 60 नंबर का आएगा। जो लिखित परीक्षा होगी खंड आ, ठीक है। खंड बाय होगा, प्रोजेक्ट कार्य होगा जो कि आपका कितने 40 नंबर का आता है। इस प्रकार से टोटल 60 और 40 100 नंबर का पेपर बनता है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आपका जो पेपर है खंड आ, ठीक है, जो आपको लिखना होता है उसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा परीक्षा अवधि आपकी 2.5 घंटे की रहेगी। और इस प्रकार से आपका देखिए पेपर में आएगा। देखिए यहाँ पर अंकों में आपको रोल नंबर भरना होगा, यहाँ पर शब्दों में भरना है। जैसे कि आपका रोल नंबर कुछ भी है तो यहाँ पर अंकों में पूरा लिख देंगे। फिर उसी प्रकार से शब्दों में यहाँ पर जैसे ये उदाहरण भी दिया गया है 1 4 3 1 3, ऐसे यदि आपका यहाँ पर अनुक्रमांक यानी रोल नंबर है तो उसको कैसे भरेंगे, 1 को लिखेंगे 1, 4 को 4, ऐसे आपको भरना है। ठीक है, जो आपका अनुक्रमांक है यहाँ पर लिखेंगे, शाला का नाम, अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर लिख देंगे। उसके साथ ही यहाँ पर डाइस कोड, देखिए डाइस कोड आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, ये सब आपको स्वयं ही भरना है। ठीक है, परीक्षा केंद्र का नाम, जहाँ पर भी परीक्षा हो रही है उस जगह उस स्कूल का नाम आपको लिख देना है। परीक्षा का दिनांक भी आपको यहाँ पर लिख देना है, जिस तारीख को आपका पेपर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको डायरेक्ट आना है यहाँ पर नीचे। ठीक है, यहाँ से देखिए आपका पेपर शुरू होएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से वर्कशीट प्रकार प्रारंभ करें और यहाँ से हमारे प्रश्न होते हैं शुरू। इसके हम सभी के आंसर अब देखते हैं। देखिए खंड आपको पहले दिया गया है। खंड आ में देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके, 1 से लेकर 10 तक के जो प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर आपको सही विकल्प है, इनके आपको टिक करने रहेंगे। ठीक है, पेपर में, और साथ ही आंसर लिखना भी होगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको, देखिए इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है, देखिए दी गई सूचना के आधार पर इस प्रकार से आएगा। देखिए दी गई सूचना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, आधार के मतलब जो सूचना दी गई है उसको देख लेना है, फिर जो प्रश्न पूछे उनके आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं मतदाता जागरूकता अभियान 2018 वोट हमाओ है अनमोल, कभू ना ले हैं एको मोल। तो इस प्रकार से देखिए ये यहाँ पर स्लोगन भी लिखा हुआ है। इस प्रकार से आपको पोस्टर इसमें बना है। इसके आधार पर देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, प्रश्न 1 है, यह अभियान किस लिए है। ठीक है, तो यह अभियान किस लिए है। देखिए इस अभियान का उद्देश्य क्या है, किस लिए ये अभियान है, तो इसका आंसर हो जाएगा मतदान के प्रति सजग बनाने के लिए। ठीक है, लोगों को सजग बनाने के लिए कि मतदान जो है हमें किस प्रकार से किस आधार पर करना चाहिए। यानी कि हमारा जो मतदान है, हम अपना देते हैं, उस पर कोई हमारा उसका मोल नहीं होना चाहिए। मतलब जो कई लोग क्या करते हैं, पैसे देकर वोट मांगते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए सजग बनाने के लिए अभियान है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है। देखिए एक एक प्रश्न अच्छे से करके जाना, कोई प्रश्न नहीं छोड़ना। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है, खेत खलियान और गांव से निकलकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ठीक है, किसको प्रेरित किया जा रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए, सभी ऑप्शंस पढ़ लीजिए, मैं सही उत्तर जो है आपको बताऊंगा। और देखिए स्टूडेंट, आप लोग केवल टिक बस मत करिए। यहाँ पर देखिए जो आपको जगह दी गई है इसमें लिखना भी है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है मतदान के प्रति। ठीक है, मतदान के प्रति। ठीक है, तो ये पूरी लाइन आपको उतार देनी है जो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमने बता दिया, इसमें आंसर जो जाएगा वो आ जाएगा आपका। ठीक है, मतदाताओं को। ठीक है, तो खेत खलियान और गांव से निकलकर मतदान के लिए किसी प्रेरित किया जा रहा है, मतदाताओं को। अगला देखते हैं, जागरूकता अभियान के लिए स्थानीय भाषा का उपयोग क्यों किया गया है। तो ध्यान रखिएगा क्यों किया गया है, इसमें चारों ऑप्शंस पढ़ लीजिए, सही उत्तर हो जाएगा संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने हेतु। ठीक है, जो संदेश वो दे रहे हैं अधिक से अधिक लोग समझ सकें। ठीक है, इसलिए वो स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि इसमें जो बुंदेली भाषा है उसका प्रयोग किया गया है। यहाँ पर स्लोगन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये आप देख सकते हैं, वोट हमाओ है अनमोल, कभू ना ले हैं एको मूल। ठीक है, तो ये बुंदेली भाषा का स्लोगन है। तो इसलिए स्थानीय भाषा का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सके उस चीज़ को। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग किया गया है। ठीक है ना, तो इस थर्ड का हो जाएगा आपका संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने हेतु। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है। तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक क्या है, सभी ऑप्शंस पढ़ लीजिए, सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, वो आंसर आपको टिक कर लेना है। ठीक है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है सभी मतदाता वोट डालें, पैसे लेकर वोट दें या वोट डालने नहीं जाएं या जाति के आधार पर वोट डालें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी मतदाता वोट डालें। ठीक है, सभी मतदाता यदि वोट डालेंगे तो इससे क्या रहेगा, इससे ये रहेगा कि जो जो शिक्षित लोग हैं,
ठीक है, वो भी वोट डालेंगे और जो अशिक्षित लोग हैं वो उनको शिक्षित करके भी वो मतलब कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को वोट डालना चाहिए जो अपना मतलब कुछ करे। ठीक है, तो सभी लोग देंगे तो जो है अच्छे लोग जीतेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला देखते हैं, यह सूचना किस लिए जारी की गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो जनहित में जारी करी गई है। ठीक है, जनहित में जारी, आप सुने थे ना रेडियो पे जो एड्स वगैरह आते हैं उसमें तो जनहित में जारी, कोई भी सूचना है ऐसी जो जनहित के लिए हो तो जनहित में जारी। उसके बाद देखिए छठा प्रश्न देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 5 तो हमारे उसको उस जो आपको दिया था ना सूचना उसके आधार पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आगे जो प्रश्न है इन निर्देशों के आधार पर होंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस गद्यांश को पढ़ लेना है, इस गद्यांश को पढ़ लेंगे। ठीक है, मैंने पढ़ लिया है, मैं आपको आंसर डायरेक्ट बताऊंगा, इसलिए आप पढ़ लें इसको फिर आंसर देखें। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 6 है आपका, मनुष्य को मनुष्य रहने दें, गुलाब गुलाब है और जूही जूही, इस पंक्ति का क्या आशय है। ठीक है, तो इस पंक्ति का आशय क्या है। ठीक है, तो इसका मैं आपको आंसर बता दूं। देखिए ऑप्शंस पढ़ लीजिए, कोई छोटा है या कोई बड़ा है, सभी व्यक्ति कार्य पद प्रतिष्ठा में समान है, सबका अपना अपना स्थान है, किसी का भी कुछ महत्व नहीं है। तो इसमें सही जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सबका अपना अपना स्थान है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है जीवन का आनंद क्या है। तो 4 ऑप्शन देख लीजिए, सभी को समान सुविधाएं मिले, सभी का समान मनोरंजन हो जाए, सभी को विकास के समान अवसर हो, सभी को समान पद मिले। तो ऐसा हो नहीं सकता कि सभी को समान पद मिल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी लोग शिक्षक ही बन जाए, सभी लोग पुलिस, ऐसा नहीं हो सकता। तो सभी को विकास के समान अवसर हों, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। जीवन का आनंद यही है। मूल्यांकन का आधार क्या होना चाहिए। देखिए अभी मैं जितने प्रश्न बता रहा हूँ ये सभी एक एक नंबर के हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर डले हुए हैं एक एक नंबर के, यानी आपके 1 से 10 तक के जो सभी प्रश्न हैं वो 10 नंबर के रहेंगे, एक एक नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद देखिए मूल्यांकन का आधार क्या होना चाहिए, तो मनुष्यता होना चाहिए। ठीक है, ना कि पद कार्य या प्रतिष्ठा, ये नहीं होना चाहिए। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, मूल्यांकन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। संधि विच्छेद, तो देखिए मूल्य प्लस अंकन इसका हो जाएगा, इसमें प्लस आएगा बीच में। ठीक है, तो मूल्य प्लस अंकन बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब अगला देखते हैं। 9वां क्वेश्चन हो गया। देखिए आप लोग पेपर में जरूर लिख कर आए, यहाँ पर आपको लिखना जरूर है, लिखेंगे नहीं तो फिर कैसे नंबर मिलेगा। तो टिक बस करने से कुछ नहीं होता, लिखना जरूर है। ठीक है, शिक्षा के कार्य की सम्यक दिशा क्या है। शिक्षा के कार्य की सम्यक दिशा क्या है, तो देख लीजिए इसमें है मनुष्य को विकास के समान अवसर देना। ठीक है, तो ये है शिक्षा के कार्य की सम्यक दिशा। ठीक है ना, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा, इसमें इसको लिख देंगे पूरे, इसी को उतार देंगे। उसके बाद देखिए अब हमारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव वाले कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको आगे के प्रश्न बताता हूँ जो कि हैं आपके 3 नंबर वाले प्रश्न हैं। ठीक है, क्योंकि 11 से 20 तक के जो 3-3 नंबर वाले प्रश्न हैं, ठीक है, ये कितने हैं, ये आपके 10 प्रश्न हैं। ठीक है, 10 प्रश्न हैं और 3-3 नंबर का प्रत्येक है, तो 30 नंबर के रहेंगे ये। ठीक है, 10 ऑब्जेक्टिव हो गए और फिर 5-5 नंबर के हैं 4 प्रश्न, वो 20 नंबर के हैं। इस प्रकार से टोटल आपका 60 नंबर का पेपर है। ठीक है, पूरा हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्टिव तो बता ही दिए हैं, अब हम चलिए देखते हैं इनके आगे के जो प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक के देखिए प्रश्न इस प्रकार से हैं, देख लीजिए इनके आंसर मैं अभी बताता हूँ आपको। 12 देख लीजिए, प्रश्न 13 है आपका, उपमालंकार किसे कहते हैं। ठीक है, तुलसीदास जी ने अपने पद में किसके लिए उद्धार, किस किस के उद्धार का उल्लेख किया है। ठीक है, आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में किन मान्यताओं का खंडन करके साहस किया है। ठीक है, 16वां प्रश्न देख लीजिए, एक एक प्रश्न देख लीजिए आप, सभी के आंसर मैं आपको बताता हूँ। 17वां प्रश्न देख लीजिए, 18वां प्रश्न इस प्रकार से हो जाएगा, 19वां प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, 20वां प्रश्न ये हो जाएगा, 21वां प्रश्न है। ठीक है, 22वां प्रश्न है। देखिए सभी के आंसर मैं आपको बता देता हूँ, चलिए देखते हैं इनके आंसर। ठीक है, प्रश्न देख लिया आपने 24 तक सभी, चलिए अब हम आंसर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से चलिए देखते हैं आंसर। प्रश्न क्रमांक हमारा 11वां है। ठीक है, तो प्रश्न 11 है हमारा, इसमें हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए, 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, काट और उर के बंधन, काट अंध और के बंधन स्तर, वहा जननी ज्योतिर्मर, निर्झर कलश भेद, तम हर प्रकाश भर, जगमग जग करते। 3 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देख लीजिए कि इसका आंसर कैसे लिखना है। तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे भाव, इसका भाव जो है क्या है, अज्ञानी, यहाँ से लिखना है, अज्ञानी पुरुषों का अज्ञान दूर करो, ज्ञान का स्रोत बहा दो, उन्हें दूर करें और ज्ञान के प्रकाश से संसार को जगमग जगमग कर दो, और जिन्हें भी पाप दोष तथा ज्ञानता है उन्हें दूर करें और ज्ञान के प्रकाश से संसार को जगमग कर दो।
तो इस पंक्ति का जो आशय है, भाव है, वो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो ये भाव है, हेडिंग लगा के इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जिस समाज में कला का स्थान नहीं है वह कैसा हो जाता है? तो जिस समाज में भी कला का स्थान नहीं होता है वह प्राणहीन हो जाता है। देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा और भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे इसका उत्तर इतना ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न 13 है, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? लिखिए 3 नंबर का प्रश्न ये भी है। तो देखिए, जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा का मतलब होता है तो तुलना करना। ठीक है, जैसे कि चांद सा मुख। ठीक है, तो किसी के मुख की तुलना जो है चांद से की जा रही है, तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, 14वां क्वेश्चन है, तुलसीदास जी ने अपने पद में किस किस के उद्धार का उल्लेख किया है? तो देखिए तुलसीदास जी ने अपने पद में मारीच, जटायु, डाकू, अहिल्या, भरत मुनि आदि के उद्धार का उल्लेख किया है। ठीक है, 14वां प्रश्न हो जाएगा। 15वां प्रश्न देख लीजिए, आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में किन मान्यताओं का खंडन करने का साहस किया है? ठीक है, तो आर्यभट्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, वह अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ठीक है, तो थोड़ा और भी आप अपना हिसाब से ऐड कर लेना, मैंने इतना ही आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न 16 है, बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन आरंभ किया था? तो बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के द्वारा होने वाले उन पर अत्याचारों को रोकने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, उन पर जो अत्याचार हो रहे थे या फिर अन्य जो जनता है उस पर अत्याचार हो रहे थे, उसके लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 17 है, प्रदूषण से बचने के लिए हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए? 3 नंबर का प्रश्न है, तो देख लीजिए प्रदूषण से बचने के लिए हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर और लिख सकते हैं, हमें पेड़ पौधे, नए पेड़ पौधे लगाने चाहिए, यानी कि छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से एक पॉइंट आपका ये रहा। ठीक है, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और एक दो पॉइंट और आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, किसकी रक्षा? हमें पेड़ों की रक्षा करनी, मेन बात तो यही है, पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद देखिए, रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 4 रसों के नाम, उनके स्थायी भावों के नाम लिखना है। तो देखिए काव्य, यहाँ पर रस डालेंगे, उदाहरण नहीं, पहले आप हेडिंग डालेंगे। काव्य की पढ़ने सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जब कोई भी हम काव्य पढ़ते हैं, ठीक है, सुनते हैं या देखते हैं, कोई भी हो सकता है, जैसे कि आजकल हम मोबाइल में कुछ भी देखते हैं, उससे हमें आनंद की जो अनुभूति होती है, ठीक है, तो वही रस है। ठीक है, या कोई किताब आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, तो वो रस हो जाएगा। पढ़ेंगे, सुनेंगे, कुछ भी करेंगे, ठीक है, रेडियो में सुनते थे ना, तो वैसे, तो उसे रस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस का स्थायी और रति होता है, वीर का उत्साह होता है, करुण का शोक होता है। ठीक है, और हास्य का हास होता है। ठीक है, ये रस होते हैं, इसमें मैंने 4 रस आपको बता दिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि चैती चांद पर्व क्यों मनाते हैं? तो चैती चांद पर्व है भगवान झूलेलाल की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में और अधिक लिखने के लिए आप जो अपने एट ग्रेड पुस्तिकाएं भरी हैं उसमें आप देख सकते हैं, और उसमें आपका लिखा होगा किस पेज पर आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, और अधिक लिख सकते हैं। वैसे इसका मेन पॉइंट तो यही है कि ये क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाते हैं, तो उनकी जयंती पर मनाते हैं। उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न देख लीजिए, पथिक से कविता में पथिक शब्द से कवि का आशय क्या है? तो पथिक शब्द से आशय अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले व्यक्ति से है। ठीक है, प्रश्न 20 हो गया। आप देखिए प्रश्न 20 तक हमारे सभी 3 नंबर वाले प्रश्न हो चुके हैं। ठीक है, 30 नंबर आपके कंप्लीट यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद देखिए अब देखते हैं हम यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 21 से 24 तक, 21, 22, 23 और 24। ठीक है, ये जो प्रश्न है, ठीक है, 4 प्रश्न है, 5-5 नंबर वाले हैं, 20 नंबर के। ये बहुत अच्छे से कर लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर वाले हैं, 5 नंबर वाले हैं। ठीक है, देखिए आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में अपने विचार लिखिए। तो ये 5 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार से करेंगे, आर्यभट्ट नामक ग्रंथ की रचना करने वाले आर्यभट्ट अपने समय के सबसे बड़े कृतज्ञ थे। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का विकास किया। आर्यभट्ट के प्रयासों के द्वारा ही खगोल विज्ञान को गणित से अलग किया जा सका। आर्यभट्ट ऐसे प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चक्कर लगाती है। तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के इस प्रकार से चक्कर लगाती है। ठीक है, जैसे ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। ठीक है, सूर्य बड़ा होता है, पृथ्वी है, इस प्रकार से ये चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था। उसके बाद देखिए प्रश्न 22 है हमारे, इसमें पूछा गया 5 नंबर का ये भी है, आपके आसपास पाए जाने वाले पक्षियों में से किसी एक पक्षी के बारे में 8 से 10 वाक्य आपको लिखना है। ठीक है,
तो कोई भी पक्षी लिख सकते हैं जो भी आपको आपके आसपास दिखता है। जैसे चिड़िया है, चिड़िया के बारे में लिख सकते हैं। देखिए, चिड़िया बहुत ही छोटी सी प्यारी सी होती है। चिड़िया के पंखों का रंग हरा, भूरा, काला, सफ़ेद होता है। अलग अलग प्रकार की चिड़ियाँ होती हैं। उसके बाद देखिए, चिड़िया सर्वाहारी होती है, इसलिए भोजन में अनाज, फल, बीज एवं कीड़े खाती है। चिड़िया की औसत आयु 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक होती है। एक चिड़िया का औसतन वजन जो है यहाँ पर देखिए 24 से 40 ग्राम तक होता है। तो इसमें मैंने 5 पॉइंट बता दिए हैं और 2-3 पॉइंट आप स्वयं खोज के लिख लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। इसमें पूछ रहा है, पेड़ों की रक्षा करने हेतु बिश्नोई समाज के कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। 5 नंबर के ये प्रश्न है ये। तो देखिए, जब जोधपुर के राजा अभय सिंह ने अपने सैनिकों को अपने महल के निर्माण के लिए खेज डली गांव में जाकर पेड़ों को काटने के लिए आदेश दिया, उस गांव के बिश्नोई समाज के लोगों ने उन सैनिकों को पेड़ काटने से रोक दिया और उनका विरोध किया। इस प्रकार ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिसमें बिश्नोई समाज ने पेड़ों को काटने से बचाने और पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयास किए हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए स्टूडेंट, मैं बता दूं, आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमारी वेबसाइट है, ठीक है, उसका वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पर जाएंगे, इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, इसका सॉल्यूशन का, ठीक है। तो आप अपने मोबाइल में उसको सेव भी कर पाएंगे। उसके बाद देखिए 24वां क्वेश्चन है, अवकाश हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखना है। 5 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए उत्तर इसका देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शाला, ठीक है, आपका माध्यमिक स्कूल है क्योंकि 6 से 8 तक के स्कूल माध्यमिक होते हैं, आप 8वीं में है तो माध्यमिक शाला होगा आपका। अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, विषय लिख देंगे, मान्यवर लिख देंगे, सविनय निवेदन है कि मुझे कल शाम से बुखार आ गया है, मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः मेरा दिनांक 22 जुलाई। अब तो देखिए, दिनांक तो आप पेपर के हिसाब से लिख सकते हैं, जिस तारीख को पेपर है उसी तारीख की दिनांक आप लिख सकते हैं, उसके 2 दिन बाद की लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। और इस डेट का ध्यान रखना है, इस डेट को आपको ये नहीं लिखना है, इसकी जगह पर आपको जिस दिन आपका पेपर हो रहा है उस डेट को लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद देखिए आपका आज्ञाकारी शिष्य नाम लिख देंगे और कक्षा डाल देंगे अपनी 8वीं। इस प्रकार से आपका ये हो जाता है लास्ट प्रश्न। और देखिए पूरा हमारा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से सभी वीडियोस पाने के लिए, सभी विषय का पेपर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले जो पेपर्स हैं वो आपको मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।